नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर.com और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। एक बार फिर हम हाजिर हैं चुनाव परिणामों के साथ। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं अपने लाइव अपडेट्स के जरिए, वीडियो के जरिए, और साथ ही साथ लाइव भी आपको दिखा रहे हैं कौन जीत रहा है, किसकी तरफ बाजी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद है प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जनता को बताएं कि अभी जो है रुझान जो लगातार आ रहे हैं, अभी चुनावी हालात क्या हैं, अभी क्या दिख रहा है? देखिए, अभी तो साफ एक हो गया। अभी जिस समय हम लोग बैठे हैं कि स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। ठीक है, जनता ने किसी को जनादेश नहीं दिया है। और बीजेपी जो 405 वाले आंकड़े एनडीए का जो वार क्राई था, जिसको कहें कि एक उद्घोष था, वो दम धरातल पर बिखर गया। 204 कहीं 400 सीट वाले मामले में अभी बीजेपी 240 पर लीड कर रही है। कह सकते हैं कि बीजेपी का 400 का सपना चकनाचूर टूट चुका। हाँ, वो एक हुआ। और दूसरी 240 सीट पर है, यानी 32 सीट अभी ये जो बीजेपी है खुद के बहुमत पर का जो जादुई आंकड़ा है 272 वाले, उससे 30 सीट है, जो हमको नहीं लगता है कि ये मेंटेन हो पाएगा। ये जो कहा कि 243 सीट का रुझान है, 30 सीट अब वैसे कुछ सीटें हमको नहीं लगता है कि उसके करीब पहुंचेगा। बीजेपी 250 के करीब आसपास पहुंच सकता है। कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में आ गई इस बार जी। वो 100 का उसका रुझान दिखा रहा है, जो 42 और 52 का था 14 और 19 का। तो कांग्रेस के लिए बड़ा जंप है, 50% का जंप, मतलब 100% जंप लिया है कांग्रेस ने। सपा रिमार्केबली बहुत शानदार प्रदर्शन की है, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया इस चुनाव का यूपी से। 37%, वो पूरे इस चुनाव की कह सकते हैं कि धुरी गेम चेंजर सपा रही, धुरी चुनाव की वो रही और सारे समीकरण को ध्वस्त किया। यूपी एक ऐसा सीट निकला कांग्रेस बीजेपी के खाते से जो जहां बीजेपी अच्छा नहीं कर सकी और जिसका असर यहाँ दिख रहा है चुनाव में। अब आपने कहा कि चुनाव के परिणाम, अगर हम यूपी की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि क्या राम मंदिर जो यूपी में बना था, जिसे लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया था, जो सब मुख्य केंद्र था, क्या कह सकते हैं राम मंदिर जहां है और वहां फैजाबाद की सीट भी बीजेपी पे फंस रही है, तो इसे लेकर ये क्या कुछ समीकरण बता रहा है? इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 22 तारीख वाला राम प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था पूरा, वो जोर शोर से हुआ, देश उसमें उदय था, उत्साहित था, सब कुछ था। लेकिन वो हमको लगता है कि वो जो राम के प्राण प्रतिष्ठा की जो हवा बननी थी चुनाव के लिए, जो बनाना था इनको, वो पूर्वांचल में आते आते थे यूपी में वो टकरा करके वहीं पर समाप्त हो गई। देश का तो छोड़िए, यूपी में ही खत्म हो गई वो चीज़ें। और स्वाभाविक तौर पर हम जो बात कर रहे थे कि इस 240 में अब जो केंद्र सरकार बनेगी, उसके 2 पावर सेंटर मुझे अभी दिख रहे हैं तत्काल रूप से। एक टीडीपी है 16 सीट के साथ, एक जदयू है 14 सीट के साथ। ये दोनों को मिला देंगे तो 270 का आंकड़ा बीजेपी आएगी। एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और छोटे दल हैं, जेडीएस है, एसईएस है, जेएसपी है, हम पार्टी है, एजीपी है, सब एक सीट वाले हैं। तो ये पूरा कुंबा बन गया। और दूसरा, इस पूरे गठबंधन में चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रहा है। 5 में 5 सीट जो सीट खड़ा, जिसमें बिहार में उन्होंने कैंडिडेट दिया, वो 5 सीट चिराग सालों के लगातार जो उनका चलता आ रहा है उसको उन्होंने मेंटेन किया। तो स्ट्राइक रेट 100% रखने वाले चिराग पासवान हो गए। और चिराग पासवान जो अब जो भी जिसके नेतृत्व में सरकार बने, मतलब इंडिया की में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है या बनेगी, जो कवायद चलेगी, उसमें चिराग पासवान भी एक पावर सेंटर होंगे। तो बिहार इस बार केंद्र सरकार में बड़ी वाइटल भूमिका निभाने जा रहा है। तो एक तो इस पूरे प्रकरण से ये समझ में आ रहा है कि बिहार का एक इम्पोर्टेंस देश स्तर पर नीतीश और चिराग जी के चलते हो गया। और उधर इंडिया गठबंधन में यूपी का प्रोमिनेंस ही बढ़ा। यूपी अब सपा में धाक बढ़ी उसकी, अखिलेश यादव की राजनीतिक धाक कद काठी सब बढ़ी इंडिया गठबंधन में। तो वहाँ तो 2 तरह के हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, वो इस चुनाव में निकल करके आए, इमर्ज करके आए, बड़ी ताकत के साथ आए। तो हम लगातार देख रहे हैं, हम लगातार इस पे बने हुए हैं। सबसे बड़ी जो हैरानी है, सब लोगों की नज़र, पूरे देश की नज़र, वो है यूपी पे, क्योंकि यूपी ने सारा समीकरण बिगाड़ दिया। अभी हम भी यही बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है? उसके बाद हम बात करें बिहार सीट की, बंगाल सीट की। बंगाल सीट पे हम बात करते हैं। बंगाल सीट में क्या कुछ आपको मैंडेट दिखाई दे रहा है? बंगाल सीट को लेकर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे हमारी जनता को? बंगाल सीट में मुझे तो एक चीज लग रहा है कि बंगाल ने सारे राजनीतिक विशेषज्ञों के विश्लेषण जो है ना, वो ध्वस्त कर दिए। मैं लगातार फॉलो कर रहा था जिन ऑडिटर्स का, जो नैरेटिव सेट किए जाए थे बंगाल में, या तो एनडीए के पक्ष वाले भी थे, जो एनडीए के पक्ष में जो एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा इंक्लाइंड होकर के जो अपना नैरेटिव सेट कर रहे थे,
सोशल मीडिया में हो या जिन जगहों पर, और एंटी बीजेपी वाले भी जो कर रहे थे उसमें वो मान के चल रहे थे कि भाजपा जो है वो गेन कर रही है बंगाल में जी। ये दोनों दोनों पक्षों का था। मुझे अब ये लग रहा है कि बहुत हैरान करने वाला ये चुनाव परिणाम और जनादेश है बंगाल जी। को लेकर के, जहां बीजेपी बहुत कुछ खास नहीं कर पाई। जो सबका यही फोकस था कि भाई बीजेपी जो है सो गेन कर रही है, और इधर से जो लॉस होगा, इवन कि यूपी से इतना बड़ा लॉस का तो बीजेपी को भी अंदाज उम्मीद नहीं था। तो वो लॉस हम उड़ीसा से और यहाँ से उड़ीसा में अनडाउटेबली बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो अनुमान था उसी के अनुरूप किया, लेकिन बंगाल में उनका अनुमान जो है तो ध्वस्त हो गया है। वो ममता दीदी के गढ़ में वो पस्त हो गए हैं और बीजेपी वहाँ अच्छा नहीं कर पाई, जिसका परिणाम 240 में वो अटक गए। तो आपको मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार जो है वो सहयोगियों के भरोसे ही रहेगी, और सहयोग के भरोसे रहेगी। और दूसरी बात है कि पावर सेंटर रहेंगे, जो मोदी के का जैसे वन मैन फॉर पिछले वन मैन चला जो 2014-2019 का एरा, तो वो हम लगता है कि अब इस बार उनके गठबंधन को साधने की भी परीक्षा है मोदी की, कि वो कैसे गठबंधन के साथियों को लेकर चलते हैं, क्योंकि मोदी का जो टेम्परामेंट है, जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तो उसमें ये एक बड़ी चुनौती होगी इंडिया गठबंधन के अंदर, सॉरी एनडीए के अंदर, कि वो कैसे उसको टैकल करके चले, क्योंकि बड़ा गैप है, 30-40 सीट का गैप है उनके पास। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने बंगाल के बारे में बात की, झारखंड की अभी जो मौजूदा स्थिति है, झारखंड में क्या लग रहा है किस तरीके से, जैसे जेएमएम ने बढ़ चढ़कर चुनाव की तैयारी की, कल्पना सोरेन इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, तो झारखंड के चुनाव की जो यहाँ के लोगों का जनादेश है, जो क्या लगता है कि लोगों ने किसे चुना और किस तरीके से चुना है? देखिए, अभी तो जिस समय हम लोग बैठे हैं तात्कालिक रूप से, तो उसमें हमें यहाँ झारखंड के अंदर गेन करता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा है। एनडीए को यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि 12 सीट था इनके पास, तो सब घट रहा। और सबसे रिमार्केबल बात यह है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और सबसे बीजेपी के लिए सिकन पैदा करने वाली बात है, उनके माथे पर पसीने आने वाली बात है, कि ये पांचों के पांचों ट्राइबल सीट जो है ना, वो बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। तो पिछले बार 3 सीट जो इनके पास थी, वो सब सारे सीट निकल। अब देखिए, दुमका में अभी जो लीड चल रहा है वो 6000 का लीड है। खूंटी में 1,77,000 का लीड है, जहाँ अर्जुन मुंडा है। अब ये सीट बचने वाली नहीं है, ये निकल गई बीजेपी के हाथ से। लोहरदगा 48,000 के लीड पर अभी चल रहा है, ये सीट भी मान के चली गई, एक तरीके से निकल चुकी है बीजेपी के हाथ से। हार गए वहाँ से, ये अभी मान के चलिए। राजमहल 43,000 का लीड है, ये सिंभू 77,000 का लीड है। सिंभू, राजमहल, लोहरदगा, खूंटी। अब केवल दुमका पर एक नज़र है, 6,000 का लीड है, मार्जिनल कम लीड है, जिसमें हम लोग बैठे हैं। और लीड हो सकता है 7,000 हो गया होगा, 8,000 हो गया होगा, लेकिन 10,000 से नीचे होता है तो अलार्मिंग रहता है। तो ये अलार्मिंग सीट अभी केवल दुमका बच रहा है, बाकी 4 सीट जो है वो बीजेपी का मान सकते हैं कि बीजेपी के हाथ से वो निकल चुकी है। तो एक बड़ा मैसेज है ये कि आदिवासी सीट का इनके हाथ से खिसक जाना। यहाँ जेएमएम और कांग्रेस गेनर रही इस मामले में। अब जो सीटें बच गई जो भाजपा के पास, जो लग रहा है कि अगर उनके हाथ की सीट है, वो है पलामू, उसमें 1,77,000 का लीड अभी चल रहा है। रांची है, वो 1,17,000 के लीड पर है। कोडरमा है, 1,15,000 के लीड पर है। जमशेदपुर 1,56,000 के लीड पर है। गिरिडीह 57,000 के लीड पर है। गोड्डा 30,000 के लीड पर, और धनबाद 96,000 के लीड पर। तो ये जितना भी उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू के इलाके की जो सीटें हैं, वो इनके पास, भाजपा के पास जाती हुई दिख रही है। तो 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीटें भी भाजपा के लीडिंग में, 1 लाख से ऊपर के लीड में है। तो आनंद जी, झारखंड में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सारे आदिवासी सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ खो रही है, और तो इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग की पूरी बागडोर जो है वो कल्पना सोरेन ने संभाली। आपसे मैं 2 सवाल यहाँ पर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि ये जो भाजपा सीटें हार रही है, आदिवासी सीटें, इससे क्या मैसेज जा रहा है? और दूसरा सवाल ये कि इस पूरे जीत और हार का समीकरण अगर हम उससे मिला जुला कर देखें, कल्पना सोरेन की इस चुनाव में सक्रियता से मिलाकर देखें, तो आप कैसे उसे लेंगे? देखिए, एक तो बड़ा मैसेज है, एक आदिवासी बहुल स्टेट है झारखंड, और संथाल परगना में लगातार बीजेपी की कोशिश रही कि हम अपना मजबूत गढ़ बनाएं। लगातार प्रधानमंत्री का भी आना, कैंपेनिंग में भी बीजेपी बहुत एग्रेसिव रही। गीता कोड़ा के लिए चाईबासा में कैंपेन हुआ बहुत तरीके से, और गीता कोड़ा बहुत बड़े मार्जिन से 77,000 के वोट से जो हमारी से अभी पीछे चल रही है। तो गीता कोड़ा को भी लाने का कोई असर, और वो जो हो पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें की हो रही थी, वो उसका भी कोई असर नहीं दिख पाया इनके यहाँ भाजपा के पास। तो इसका बड़ा मैसेज है, मतलब ये है कि भाजपा से एक
आदिवासी वर्ग के बीच में एक विश्वास पैदा नहीं हो पाया है, जो दिख रहा है, जी जो इस पूरे पूरे कंपेयर खूंटी से अर्जुन मुंडा इतने बड़े वोट से हार रहे जी हैं। और इंडिया गठबंधन का समीकरण बहुत इंटैक्ट रहा, मतलब इंडिया गठबंधन के पास जो वोट्स थे ना, वो वोट्स इंटैक्ट रहे, जो उनका अपना जातीय गोलबंदी था वो वोट इंटैक्ट रहा। बीजेपी इसमें इन सीटों पर तो कम से कम नहीं तोड़ पाई, और दूसरे जो सामान्य सीटें हैं उसमें बीजेपी की आसानी से फतह दिख रही है, लेकिन आदिवासी सीटों में तो इसमें साफ है। दूसरा सवाल आपका ये था कि कल्पना सोरेन के का जो उन्होंने मोर्चा संभाला था जी। उसका, तो बेशक ये पूरा चुनाव जो है सो एक नए चेहरे के रूप में नया उभार जो दे रहा है कल्पना सोरेन जी पर, तो वो उनका मोर्चा संभालना और इस तरीके से चुनाव में हैंडल करना, और ये परिणाम इस तरह का आना, और यहाँ इंडिया गठबंधन का गेन होना, जहाँ 2 से आप 5 हो रहे हैं, 3 सीटों का इजाफा कर रहे हैं, तो बेशक ये क्रेडिट तो कल्पना सोरेन के पूरे कैंपेन को, उनके कैंपेन ऑफ स्टाइल को, ये सब सारी ये चीजें कल्पना सोरेन का सक्सेस कहा जाएगा। हाँ, आप कहा ऐसा जाएगा। कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने Definitely। पहली बार, इससे पहले वो कभी भी राजनीति में इस तरीके से नहीं, सक्रिय नहीं हुई थी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्होंने जेएमएम की बागडोर बहुत अच्छे से संभाली जी, है, ऐसा जी। कहा जा सकता है झारखंड में। तो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं, लगातार साउथ में कहीं कहीं जगहों पर बीजेपी इस बार उस लेवल पे नहीं दिखी है, इंडिया गठबंधन और बाकी जो उसके साथी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अभी तक जो शाम के 3 बज रहे हैं, अभी तक जो पूरा रुझान आया है, पूरी जो उसको आई, उस पूरे को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे चुनावी परिणाम को अभी तक जो सामने आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे सुबह भी हम जब आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि इस बार मैंडेट कहिए तो एक तरह से सशक्त विपक्ष के लिए था। जी मतलब वो जो एक लंबी जीत थी मोदी जी की, उसको पाटते हुए यहाँ तक आना, तो एक किस्म से देश चाह रहा था कि कंट्रोल्ड सरकार रहे, एक सरकार पर मोदी नकेल लहर का असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। असर कम हुआ, और एक चेक एंड बैलेंस वाली सरकार चाह रही हो, जनता चाह रही थी, और एक डिवीजन दिखा। इंडिया गठबंधन को खुद भी हमको लगता है ना कि जब शुरुआती दौर था तो उसको इस मैंडेट का अंदाज नहीं रहा होगा, नहीं तो और ताकत लगातार, बिल्कुल, और थोड़ा बिल्कुल। इनकी तैयारी भी दुरुस्त देर से हुई। तो एक पूरा चुनाव जो है सो एक हमको लगता है कि सिस्टम को दुरुस्त करने वाला ही है। ये चुनाव आपको एक तरह से कहें कि एक विपक्ष को भूमिका देने वाली जी। का मैंडेट है। ये चुनाव विपक्ष के लिए एक बड़ी जवाबदेही देने वाला चुनाव है। अगर आप फिर पॉलिटिक्स में, सत्ता के पॉलिटिक्स में फिर आप लगेंगे, इसको उठाओ उसको पटको, इधर से तोड़ो इधर से जोड़ो, तो ये मैंडेट हमको नहीं लगता कि उसके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कि आप जो है ना जो इंडिया गठबंधन का जो टैली है 234 जी। वो मैंडेट से बहुत दूर है, और 292 वाला इंडिया गठबंधन का मैंडेट क्लियर है। तो ये अगर विपक्ष की अगर फिर कोशिश होगी तो डैमेजिंग होगा, हमको लगता है पूरे प्रोसेस में जिसके लिए इनको मिला है। मुझे लगता है कि इनको एक पूरी तरह से मुकम्मल विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और जिसको कहें कि पूरे हस्तक्षेप की राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए। मैंडेट कुछ उसी किस्म का है। मैंडेट ये जोड़ तोड़ वाला मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो 292 का स्पष्ट एनडीए को है। अब एनडीए के पार्टनर आपस में कितने विश्वासी होते हैं, ये उधर से कहते हैं तो गॉड नोज, लेकिन ये मैंडेट विपक्ष के लिए भी। तो अगर हम एक लाइन में बात करें तो जनता का जो जनादेश है इस बार, वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हो, एनडीए गठबंधन की सरकार हो, लेकिन सामने वाला विपक्ष भी काफी मजबूत हो, ताकि हर फैसले पर एक मुकम्मल बातचीत हो सके, हर कोई भी फैसला देश के लिए जो लिया जा रहा है उस पर एक तरीके से एग्जीक्यूशन हो सके। हस्तक्षेप रहे, मजबूत संवाद रहे, और मजबूत एक गैप नहीं रहे जनता के बीच कि हमारी बातों को रखने वाला कम्युनिकेटिव रूप से कोई वहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो वो एक विपक्ष है ऐसा जो हर बातों पर वहाँ पर तार्किक रूप से, संवादिक रूप से चीज़ों को हाउस के अंदर या सड़क पर जो भी हो उसका मुखर विरोध हो, उसके चीज़ों को अगर लगे कि नहीं ये अक्रॉस द लाइन है तो उसका एक कटन साइज हो सत्ता पक्ष के लिए। तो ये सारा मैंडेट है उसके लिए। और अब इस पूरे मैं इस बात पर कोई भी को रेखांकित करना चाहूँगा कि ये मैंडेट ने विपक्ष को बड़ी जवाबदेही दी है कि आप कितना वाइटल रोल, विपक्ष के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस बार। तो शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद मोहन थे हमारे साथ, उन्होंने इस पूरे जनता जो जनादेश दे रही है, अभी तक जो चुनाव के परिणाम सामने निकल कर आए हैं उस पर हमने पूरी बातचीत की। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं चुनावी परिणाम के बारे में, 2024 के इलेक्शन में जनता क्या कुछ चाहती है और रुझान किस तरीके से आ रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी अपडेट्स के लिए।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।